नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। चलिए बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताते हैं 10 बजे की 4 बड़ी खबरें। सबसे पहले बात कोरोना पर होने वाले महामंथन की। देश में एक बार फिर कोरोना ने रफ्तार पकड़ ली है। इसके साथ ही बात विधानसभा में मचे घमासान की भी होगी। दिलावर मामले पर आज भी सदन में हंगामा मचने के आसार हैं। इसके बाद बात उपचुनाव के दंगल की भी होगी। चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया है और साथ ही आपको दिखाएंगे खाटू श्याम की तस्वीरें भी। लेकिन चलिए सबसे पहले आपको दिखाते हैं टॉप 10 महान। चलिए सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, राजधानी जयपुर से है, जहां से बड़ी खबर यह है कि आईसीयू में मरीज के साथ छेड़छाड़ की गई है। निजी अस्पताल में मेल नर्स ने छेड़छाड़ की है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मरीज का कुछ दिनों पहले ऑपरेशन हुआ था। चित्रकूट थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। धारा 376 में मामला दर्ज किया गया है। तो सौरभ गृहस्थी हमारे सहयोगी सीधे इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं राजधानी जयपुर से। सौरभ, क्या जानकारी है इस मामले को लेकर? देखिए, राजधानी जयपुर में बहुत ही शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है और जिस प्रकार से अस्पताल में ये जो घटना हुई है उसने कई लोगों को हैरान परेशान कर दिया, क्योंकि जिस प्रकार की घटना हुई है, परसों जो है वो महिला की तबीयत खराब हुई थी और उसके बाद उसके पति ने 200 फीट बाईपास के पास एक निजी अस्पताल है, वहाँ पर जो है वो उसको भर्ती कराया था। तो वहीं पर ही उसी दिन सोमवार को जो है उसका ऑपरेशन हुआ और ऑपरेशन होने के बाद उसे आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया था। अस्पताल प्रशासन ने उसके पति को ये कहकर अस्पताल से बाहर किया कि आईसीयू में कोई रह नहीं सकता, इस लिहाज से आपको बाहर चले जाना चाहिए और अस्पताल के जो अटेंडेंट है वो ही जो है वो उसे संभाल लेंगे। लेकिन रात को मेल नर्स खुशीराम ने उसके साथ छेड़छाड़ की और क्योंकि उसका ऑपरेशन हुआ था, इस लिहाज से वो सेमी कॉन्शियस में थी और सेमी कॉन्शियस में होने के कारण मेल नर्स बार बार उसे पिंच करते हुए ये जानने की कोशिश करता रहा कि कहीं वो होश में तो नहीं है। जब उसको लगा कि मरीज जो है वो होश में नहीं है तो उसने लगातार उसके साथ छेड़छाड़ की और उसे रात भर जो है वो परेशान करता रहा। सुबह जब पति अस्पताल पहुंचा, उसके बाद महिला ने पूरी जो घटना थी, जो उसके साथ हुआ था, उसने अपने पति को जो है वो लिख कर ये जानकारी दी कि उसके साथ रात को इस प्रकार की घटना जो है वो हुई है। उसके बाद पति ने चित्रकूट थाने में मामला दर्ज कराया और मामला दर्ज कराने के बाद पुलिस ने भी तुरंत इस मामले में पूरा एक्शन लिया है और एक्शन लेने के बाद खुशीराम को गिरफ्तार कर लिया है। तो ये बहुत ही हैरान करने वाली घटना है, क्योंकि अस्पतालों में इस प्रकार की बात देखने को नहीं मिलती। लेकिन जिस प्रकार से ये घटना हुई है उसके बाद पुलिस ने एक्शन लेते हुए तुरंत जो है वो खुशीराम जो मेल नर्स है उसे जो है वो गिरफ्तार कर लिया है। जी अभिषेक। सौरभ, तो ऐसे में अस्पताल प्रबंधन का क्या कहना है? क्योंकि अगर रात भर इस तरीके से ये मेल नर्स करता रहा तो ठीक है, वहां पे मरीज के परिजन आईसीयू में नहीं होते हैं, लेकिन वहां सीसीटीवी कैमरे होते हैं, उससे नजर रखी जाती है। बाकी और भी लोग होंगे, तो यानी कि अस्पताल प्रबंधन की भी लापरवाही है। जी बिल्कुल, अस्पताल प्रबंधन की तो बहुत बड़ी लापरवाही, क्योंकि ऐसे कर्मचारी को उन्होंने नौकरी दी है जो इस प्रकार की घटनाएं करता, तो अस्पताल प्रशासन पर सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं। हालांकि अभी इस घटना के सामने आने के बाद जो है वो सीसीटीवी कैमरे से खंगाला जा रहा है कि और भी कोई इसके साथ तो और स्टाफ तो इसके साथ मिला हुआ नहीं था। इस प्रकार की जांच जो है वो की जा रही है। बताया जा रहा है कि खुशीराम जो है वो अकेला उस वार्ड में था और उसी की उस वार्ड में ड्यूटी थी, इस लिहाज से उसने जो है वो ये पूरी कोशिश की। लेकिन एक बात ये भी सामने है कि जो मरीज होता है उसके अटेंडेंट जो है वो अस्पताल में रहते हैं। ऐसा नहीं होता कि अस्पतालों को घर भेज दिया जाता है, अस्पताल में रहते हैं। लेकिन क्या कारण रहा कि अस्पताल से जो उसके पति को घर भेज दिया गया और उसके बाद इस प्रकार की घटना होती रही और दूसरा कोई स्टाफ जो है वो नहीं पहुंचा। आमतौर पर जब महिला वार्ड होता है तो महिला नर्सिंग स्टाफ की जो है वो ड्यूटी आमतौर पर होती है, लेकिन इस मामले में क्या कुछ कमी जो है वो खामियां थी, उसकी बात अब अस्पताल प्रशासन भी जांचने की बात यहाँ पर कर रहा है। ये पूरी घटना आने के बाद पूरे तमाम जो स्टाफ था
उनसे भी स्पष्टीकरण लिया गया, खुशीराम से भी स्पष्टीकरण लिया गया। उसने भी अपनी तरफ से कुछ दूसरी बातें कही कि नहीं ऐसा नहीं था, वैसा नहीं था, इस प्रकार की बातें कही है। लेकिन जो महिला ने पूरा लिख के दिया है, उसके बाद पुलिस ने जो है वो 376 में मामला दर्ज कर लिया है और तुरंत जो है वो आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। अब जो है वो और क्या अपडेट होगी, सीसीटीवी और अन्य चीजें जो है वो सौरभ, खुशीराम का एग्जैक्ट स्टेटमेंट क्या था, ये पता चल पाया है? देखिए, खुशीराम जो स्पष्टीकरण दिया जो हमारी जानकारी में है, उसके अनुसार खुशीराम ने ये कहने की कोशिश की कि महिला के जो है वो बोतल लगी हुई थी, इसलिए आज से वो उसमें से पानी निकल रहा था, मैं उसको चेक किया है, इस प्रकार की बात जो है वो उसने कही है। लेकिन जिस प्रकार से महिला ने बताया कि उसे लगातार उसके शरीर पर पिंच करता रहा, देखने की कोशिश की कि वो होश में है या बदहोश है, इस प्रकार की जानकारी, और उसके बाद उसके जो शरीर के दूसरे पार्ट हैं वहाँ उसने टच किया, तो ये बात जो है वो बताती है कि उसने छेड़छाड़ की है और इसी लिहाज से जो है वो पुलिस ने और उसे गिरफ्तार कर लिया। चलिए, बिल्कुल सौरभ, बड़ी खबर राजधानी जयपुर से ये निकल करके सामने आई है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए, और ऐसे में कई अस्पतालों की विश्वसनीयता पर सवाल भी उठेंगे। फिलहाल एक और बड़ी खबर झुंझुनू से आपको बता दें, जहां पर मासूम से दुष्कर्म मामले में बड़ा अपडेट यह है कि आज सजा का ऐलान हो सकता है। 15 दिन में दोषी करार दिया गया था। 19 फरवरी को यह वारदात हुई थी। 9 दिन में ही चालान पेश कर दिया गया था और 27 लोगों की गवाही भी हुई। सोमवार को पूरी हो गई थी बहस। 5 साल की मासूम के साथ यहां पर दरिंदगी हुई थी। तो यह बड़ी खबर झुंझुनू से, आज सजा सुनाया जाएगा और आपको बता दें कि 15 दिन में ही दोषी करार दिया गया था। तो यह बड़ी खबर झुंझुनू से, जहां पर मासूम के साथ दुष्कर्म मामले में बड़ा अपडेट यह है। हमारे सहयोगी इम्तियाज भाटी अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। इम्तियाज, आज सजा का ऐलान होना है। जी अभिषेक, झुंझुनू के लिए एक ये ऐतिहासिक फैसला माना जा सकता है। इसमें बहुत जल्दी पुलिस ने कार्रवाई की है और पुलिस ने बहुत ही जल्दी इसमें चालान पेश किया है। ये मामला 19 फरवरी का झुंझुनू में वारदात हुई थी और एसपी मनीष त्रिपाठी ने इसको बड़ा चैलेंज के रूप में इस मामले को लिया और उन्होंने इस मामले को लेकर 9 दिन के अंदर चालान पेश किया और बहुत जल्दी कोर्ट में सुनवाई हुई, पॉस्को कोर्ट में। और जो पॉस्को कोर्ट के न्यायाधीश है सुकेश कुमार जैन, उन्होंने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए कल पूरी सुनवाई हो गई थी, लेकिन आज इसका फैसला आना है। आज इसका फैसला आना है और आरोपी को क्या सजा हो सकती है, क्या नहीं होगी, ये तो कोर्ट के फैसले पे डिपेंड करेगा। लेकिन आज जो झुंझुनू के लोग हैं, झुंझुनू की जो जनता है, वो इस मामले को लेकर काफी ज्यादा देखने और उस फैसले को सुनने के लिए उत्साहित है। कोर्ट में कल भी काफी भीड़ थी। जो आरोपी सुनील कुमार है, उसको कल 2 बार पेश किया गया। जज ने उससे जब ये पूछा कि ऐसा अपराध तुमने कैसे कर दिया, तो उसने कोई ज्यादा जवाब नहीं दिया, लेकिन उसने ये कहा कि ये नशे में हो गया। और जज ने ये भी कहा कि नशे में तुम्हारा एक्सीडेंट नहीं हुआ। तो पुलिस ने और इन्होंने बहुत ही जल्दबाजी में बहुत ही जल्दी इस मामले को लेकर सुनवाई हुई और जल्दी इस मामले को लेकर फैसला आ जाएगा। जी अभिषेक। इम्तियाज, तो कम से कम ये तो है कि अगर इस तरीके से इतनी जल्दी फैसला आता है तो भरोसा जो है वो न्याय पे और पुलिस पे एक बार बहुत ज्यादा मजबूत भी होता है और ये मिसाल भी बनेगा ऐसे कई मामलों को लेकर। जी अभिषेक, इस मामले को लेके जो झुंझुनू पुलिस है और जिला प्रशासन है, वो सभी काफी गंभीर थे और ये एक न्यायपालिका के लिए बहुत बड़ा एक फैसला है। लोगों के लिए भी न्यायपालिका पे विश्वास करने के लिए कहा जा सकता है कि वास्तव में आरोपी को इतनी जल्दी उस सजा तक, उसके मुकाम तक पहुंचाया जा रहा है। ये झुंझुनू के चलिए, बिल्कुल इम्तियाज, तो अब इंतजार रहेगा कि सजा जो है वो ऐलान होने के बाद क्या कुछ सजा इसे मिलती है, ये देखना अहम होगा। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। वहीं जयपुर से एक बड़ी खबर आपको बता दें, यहां पर बच्ची के साथ अश्लील हरकत करने का एक मामला सामने आया है। किराए पर रहने वाले युवक पर आरोप लगा है। भागरोटा थाने में मामला दर्ज करवाया गया है। तो यह बड़ी खबर राजधानी जयपुर से, जहां पर बड़ी खबर यह है कि एक बच्ची के साथ अश्लील हरकत करने का एक मामला सामने आया है। किराए पर रहने वाले युवक ने ही अश्लील हरकत की है। सौरभ हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए। सौरभ, क्या जानकारी है इस मामले को लेकर?
देखिए, राजधानी में महिला अत्याचार से जुड़े मामले लगातार सामने आ रहे हैं। परसों एक 10 साल की बच्ची के साथ 70 साल के बुजुर्ग द्वारा छेड़छाड़ का मामला सामने आया था। कल जो है वो अस्पताल में मेल नर्स द्वारा छेड़छाड़ का मामला सामने आया और आज एक भाकरोटा थाना क्षेत्र के विजयनगर सिवार मोड़ का एक मामला है, जहां पर एक परिजन ने अपने एक भाकरोटा थाने में मामला दर्ज कराया कि उसकी बच्ची जब घर पर अकेली थी तो पड़ोस में किराए में रहने वाले एक शख्स ने उसे बाहर ले गया और उसके बाद उसके साथ अश्लील हरकत जो है वो की है। तो इस प्रकार का मामला जो है वो भाकरोटा थाने में दर्ज हुआ है। अब पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और जांच जो है वो शुरू कर दी है, लेकिन लगातार इस प्रकार के मामले आना ये बड़ी चिंता की बात है कि लगातार इस प्रकार से महिला अत्याचार से जुड़े मामले सामने आ रहे हैं। चलिए, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सौरभ आपका तमाम जानकारी के लिए। वहीं कोटा गैंगरेप मामले में बड़ा अपडेट आपको बता दें, न्यूज 18 की खबर का एक बड़ा असर हुआ है। सुकेत एसएचओ और एएसआई पर गाज गिरी है। एसएचओ को लाइन हाजिर किया गया है, एएसआई को सस्पेंड कर दिया गया है। मामले में एफआईआर दर्ज करने में देरी करने और लापरवाही बरतने पर एसएचओ नारायण को लाइन हाजिर और एएसआई बाबूलाल को सस्पेंड किया गया है। आपको बता दें कि एसपी शरद चौधरी ने यह कार्रवाई के आदेश जारी किए हैं। तो न्यूज 18 की खबर का एक बड़ा असर कोटा में, जहां पर गैंगरेप मामले में एसएचओ और एएसआई पर गाजगिरी है। एक महिला के द्वारा अपनी पीड़ित बालिका के साथ जो है श्रीमान डिप्टी साहब रामगंज मंडी के समक्ष पेश हुई थी। निवासी एक महिला के द्वारा अपनी पीड़ित बालिका के साथ जो है श्रीमान डिप्टी साहब रामगंज मंडी के समक्ष पेश। तो एसएचओ को लाइन हाजिर किया गया है और एएसआई को सस्पेंड कर दिया गया है। ओम प्रकाश हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए। ओम प्रकाश, न्यूज 18 की खबर का एक बहुत बड़ा असर कोटा में देखने को मिला। चलिए, लगता है ओम प्रकाश आपको आवाज मिल रही है हमारी। चलिए, ओम प्रकाश से फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि न्यूज 18 की खबर का एक बहुत बड़ा असर कोटा में देखने को मिला है, जहां पर एसपी ने कार्रवाई करते हुए एसएचओ को लाइन हाजिर किया है और एएसआई को सस्पेंड कर दिया है गैंगरेप मामले में। दरअसल आपको बता दें, इस मामले में लापरवाही बरतने की वजह से एसएचओ पर कार्रवाई की गई है, क्योंकि एफआईआर करने में बहुत देर किया गया था और इसके बाद ही देर रात एसपी शरद चौधरी ने दोनों के खिलाफ कार्रवाई के आदेश जारी कर दिए। वहीं कोटा में किशोरी से दरिंदगी के मामले में बाल कल्याण समिति को पीड़िता ने आप बीती सुनाई, तो समिति की सदस्यों की आंखें नम हो गई। 15 साल की लड़की ने बताया कि उसे बदमाश हर रोज नशा करवाते थे, और कभी शराब, कभी स्मैक तो कभी चरस। लड़की के साथ इतनी हैवानियत को देखकर बाल कल्याण समिति के सदस्यों के पैरों के नीचे जमीन खिसक गई। बाल कल्याण समिति के सदस्य मधुबाला शर्मा ने बताया कि मामले में शामिल 20 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन अब कोशिश होगी कि इस घटना का कोई भी आरोपी बच न सके। साथ ही पीड़िता और उसके परिजनों को पुनर्वास किया जाएगा, उन्हें संभव सहायता दिलवाने का प्रयास भी किया जाएगा। वहीं पूरे मामले की रिपोर्ट बाल कल्याण समिति ने बाल संरक्षण आयोग में पेश करने का भी फैसला लिया है। बच्ची जो है पीड़िता 15 साल की वर्षीय है, उससे हम लोग मिले। बाल कल्याण समिति की तरफ से मैं और फातिमा जी हम लोग गए वहाँ पर। ये भारत का सबसे जघन्य अपराध है। इसमें 20 आरोपी अभी तक गिरफ्तार हो चुके हैं और भी कई अगर अपराधी इसमें आएंगे निकल कर, तो उन्हें भी उनकी सजा दिलाई जाएगी। तो कोटा में गैंगरेप का पूरा मामला क्या था, देखिए इस रिपोर्ट में। शर्मनाक, शर्मनाक, शर्मनाक। हड़ौती में हैवानियत की हद। कोटा की नाबालिग से झालावाड़ में महापाप।
बाकी सारी घटनाएं जो भी हुई दुष्कृत्य की, वो सब झालावाड़ में हुई और मुलजिम भी सारे झालावाड़ के हैं, जो समय समय पे मैंने आपको निवेदन भी किया है। 18 दरिंदे 9 दिन और नाबालिग से लगातार गैंगरेप। दरिंदगी दरिंदगी दरिंदगी। दरिंदगी की ऐसी दास्तान है जिससे इंसानियत शर्मसार है। हैवान पनाह मांग रहा है और दरिंदे हर एक हद को पार करने पर उतारू हैं। जी हां, एक नाबालिग, 18 दरिंदे और 9 दिन तक झालावाड़ में लगातार दिन रात गैंगरेप। 25 फरवरी को मुझे झालावाड़ ले गए। वहां एक लड़का कमरे में ले गया। मोहल्ले वालों के हंगामा करने के बाद वो भाग निकला। पुलिस ने भी मुझे नाम पता पूछकर भगा दिया। उसके बाद मुझे इन लोगों ने दोबारा पार्क में पकड़ लिया। कोटा की इस 15 साल की लड़की के साथ 18 लोगों ने अलग अलग जगह पर 9 दिनों तक गैंगरेप किया। 9 दिनों तक मासूम के जिस्म को नोचा गया, उसे यातनाएं दी गई, विरोध करने पर मारा पीटा गया, जान से मारने की धमकी भी दी गई और तो और बार बार उसे नशा भी दिया गया। पुलिस ने अब तक इस मामले में 20 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इनमें 4 नाबालिग और 1 महिला भी शामिल हैं। बच्ची नाबालिग है, बच्ची सुकेत कस्बे की रहने वाली है। उसको बुलबुल जैन और गुजर जो माली था, चौथमल माली, झालावाड़ ले जाते हैं और झालावाड़ के अंदर 7-8-10 दिन ये बच्ची रहती है या रखते हैं वो लोग। कुल 20 लोगों के खिलाफ कार्रवाई इस प्रकरण में हो चुकी है, जिसमें 16 बालिग हैं और 4 नाबालिग हैं। जो नाबालिग हैं 4 वो निरुद्ध किए गए हैं और जो बालिग हैं उनकी गिरफ्तारी पड़ी है। उन 16 में से 2 की बापर्दा गिरफ्तारी डाली गई है, जिनकी की आइडेंटिफिकेशन परेड आज या कल में आईओ सीओ रामगंज मंडी के द्वारा करवाई जाएगी। दरअसल 25 फरवरी को एक परिचित लड़की और एक लड़का बहाने से उसे झालावाड़ ले गए। झालावाड़ में नाबालिग को दरिंदों के हवाले कर दिया। फिर 9 दिनों तक 18 लोगों ने नाबालिग के साथ गैंगरेप किया। इसके बाद आरोपी पीड़िता को अपनी हवस का शिकार बनाते और दूसरे आरोपियों के हवाले कर देते। यह सिलसिला 9 दिनों तक चलता रहा। कई बार तो कई दरिंदों ने गैंगरेप किया। अलग अलग जगहों पर नाबालिग से रेप और गैंगरेप किया गया। 6 मार्च को पीड़िता ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने इस मामले में अब तक 20 लोगों को गिरफ्तार किया है। नाबालिग से महापाप करने वाले ज्यादातर आरोपी आपराधिक प्रवृत्ति के बताए जा रहे हैं, जिसमें एक हिस्ट्री शीटर भी शामिल है। ये पुलिस कोटा ग्रामीण की लगातार पीछा कर रही है, पहले दिन से, जब से ये मेरे प्रसंज्ञान में बात आई, और हम कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। किसी भी व्यक्ति, किसी भी मुलजिम को नहीं छोड़ेंगे, कोई भी हो, जब तक कि सारी गिरफ्तारियां नहीं हो जाएंगी। और अब तक हम 20 गिरफ्तारियां डाल चुके हैं। सवाल खाकी पर भी है। पीड़िता के भाई का आरोप है कि नाबालिग के गुम होने के बाद 2 बार पुलिस के पास गए, लेकिन दोनों बार पुलिस ने उसे भगा दिया। ऐसे में सवाल है कि पुलिस मामला दर्ज कर नाबालिग को ढूंढ लेती तो यह सब नहीं होता। झालावाड़ में पुलिस अपनी जिम्मेदारी समझ नाबालिग को सुरक्षित पहुंचा देते तो यह सब नहीं होता। पुलिस इस मामले में उन होटल वालों, दोस्तों और रिश्तेदारों को नहीं पकड़ पाई है जिनके यहाँ नाबालिग से रेप होता रहा। नाबालिग से दरिंदगी करने वाले सारे हैवान पुलिस के शिकंजे में हैं। कानून के मुताबिक उन्हें सजा भी मिलेगी, लेकिन सवाल है कि आखिर क्यों बेटियां सुरक्षित नहीं? दरिंदों में कानून का भय क्यों नहीं?
इन दरिंदों को कड़ी से कड़ी सजा कब मिलेगी? समाज को शर्मसार करने वाली तस्वीर कब बदलेगी? कोटा से न्यूज 18 राजस्थान के लिए ओम प्रकाश मारू की रिपोर्ट। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए अब बात करते हैं कोरोना की। कोरोना को लेकर आज पीएम मोदी एक बड़ी बैठक करने वाले हैं। सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ यह बैठक होगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यह बैठक होगी। आपको बता दें कि दोपहर 12:30 बजे यह बैठक होगी। वैक्सीनेशन अभियान पर भी फीडबैक लेंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। देश के तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री अपने अपने राज्य की स्थिति के बारे में प्रधानमंत्री को बताएंगे। तो यह बड़ी खबर आपको बता दें, कोरोना को लेकर एक बेहद अहम बैठक होने वाली है। तो इसी खबर पे और अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी राजीव तिवारी दिल्ली से और सौरभ गृहस्थी जयपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले राजीव, आपके पास आ रहे हैं। कोरोना के मामले जिस तरीके से अब बढ़ने शुरू हो गए हैं, इसके बाद यह बैठक बेहद अहम मानी जा रही है। बिल्कुल, अगर देखा जाए तो आज की ये जो बैठक है बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी मुख्यमंत्रियों से जुड़ेंगे। और देखा जाए तो टीकाकरण जब से देश में शुरू हुआ है उसके बाद ये प्रधानमंत्री की पहली बैठक है। साथ ही अगर दूसरी चिंता की बात की जाए तो इसमें इस समय जो 3 राज्य हैं, महाराष्ट्र, केरल और पंजाब, यहाँ पे कोरोना का मरीजों की जो संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, यह एक चिंता का विषय है। यहाँ तक कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र में कोरोना का जो है फिर लहर एक तरह से देखने को मिल रहा है। और साथ ही अगर राजस्थान की बात की जाए या झारखंड की बात की जाए या दूसरे राज्यों की बात की जाए तो यहाँ पे स्थिति अभी ठीक है। यहाँ पे अगर जो कोरोना की वजह से जो मौतें हो रही हैं उसका जो रेशियो है बहुत ही कम है, लेकिन इन 3 राज्यों में लगातार बढ़ता जा रहा है। तो इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा होगी। साथ ही कोरोना संक्रमण को लेकर के पिछले दिनों एक समिति की गठन की गई थी और यह समिति के जो मेंबर थे वो लगातार कई राज्यों का दौरा किए। तो उन लोगों ने रिपोर्ट क्या तैयार किया है इसके बारे में जो है चर्चा की जाएगी बैठक में। और साथ ही सभी मुख्यमंत्री अपने अपने राज्यों में क्या स्थिति है, कोरोना के मरीजों की जो संख्या बढ़ रही है या टीकाकरण में किस तरह की दिक्कत आ रही है या कितनी स्पीड है, कितनी तेजी से हो रहा है, लॉकडाउन को लेकर के भी विचार किया जा सकता है, क्योंकि मामले काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। और खास करके महाराष्ट्र में अगर देखा जाए तो पूरे जो मामले आ रहे हैं देश भर में, उसके लगभग 60% मामले तो सिर्फ महाराष्ट्र में हैं। तो लॉकडाउन को लेकर के विचार किया जा सकता है। बिल्कुल, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। पिछले बार भाई जब लॉकडाउन हुआ था तो तमाम राजनीतिक दल और तमाम संगठन इसका आलोचना भी कर रहे थे कि तमाम फैक्ट्री बंद हो जाएगी, लेकिन प्रधानमंत्री की तरफ से सबसे पहले यह निर्देश दिया गया था कि लोगों की जान की रक्षा करनी पहली प्राथमिकता हमारी है। हालांकि उस बार देखा जाए तो पिछली बार जब लॉकडाउन हुआ था तो तमाम चीज़ें जो है अव्यवस्थित हो गई थी। बहुत से लोग जो फैक्ट्री वगैरह में काम करते थे घर जब जा रहे थे तो कई लोगों की मौत हो गई थी, तमाम कंपनियाँ बंद हो गई और आर्थिक स्थिति भी प्रभावित हो गई थी देश की। तो ऐसे में देखा जाए तो इस बार सरकार जो है पूरे रोड मैप के साथ जो है काम करेगी, क्योंकि महाराष्ट्र में देखा जाए तो जिस सेक्टर में अधिक मरीज निकल रहे हैं वहाँ पे सिर्फ बैरिकेडिंग की जा रही है या वहाँ लॉकडाउन की स्थिति की जा रही है। तो पूरे राज्य पिछली तरह की स्थिति नहीं होगी, लेकिन एक रोड मैप बना करके सख्ती बरतने की तो जरूरत है, क्योंकि जिस तरीके से मामले आ रहे हैं उसने चिंता बढ़ा दी है। अब सौरभ, अगर राजस्थान की बात कर ली जाए तो राजस्थान में पिछले 3 दिनों में अगर देखें तो प्रत्येक दिन 200 से ज्यादा मामले सामने आए। उससे पहले हमने देखा था कि लगभग 100 मामले आ रहे थे। तो मामले जो हैं वो 2 गुने हो गए हैं। ऐसे में राजस्थान के बारे में क्या सोचा जा सकता है मुख्यमंत्री की तरफ से? जी बिल्कुल, देखिए इस बैठक का मुख्य जो फोकस रहने वाला है वो उन राज्यों के लिए होने वाला है जहां पर कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में अभी भी कोरोना जो है वो काफ़ी कंट्रोल में है। हालांकि पिछले 4-5 दिनों में रोजाना 200 से ज़्यादा जो है वो मामले आ रहे हैं और पर्टिकुलर कुछ जिलों में या तो जयपुर है या फिर उदयपुर है, कोटा है, डूंगरपुर है, इन 3-4 जिलों में ही ज़्यादा मामले सामने आ रहे हैं, जबकि दूसरे जो तमाम जिले हैं उनमें सिंगल डिजिट में जो है वो मामले सामने आ रहे हैं। लेकिन इस बैठक में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत संभवतः वैक्सीनेशन को लेकर अपनी बात जो है वो रख सकते हैं कि वैक्सीनेशन में किस प्रकार से राजस्थान ने बहुत अच्छा किया है और यही कारण है कि राजस्थान इस वक्त नंबर 1 पोजीशन पर है पूरे देश भर में। तो वैक्सीन की सप्लाई जो है वो कम ना हो, इसको लेकर प्रधानमंत्री से मुख्यमंत्री जो है वो बात रख सकते हैं। और हालांकि जिस प्रकार के कदम उठाए जा रहे हैं कोरोना संक्रमण को कम करने को लेकर, उसकी भी जानकारी जो है वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रधानमंत्री की इस बैठक में संभवतः रखेंगे।
जी। चलिए, बहुत शुक्रिया सौरभ और राजीव, आप दोनों का इस तमाम जानकारी के लिए। और साथ ही मरुधरा में कोरोना का अपडेट भी आपको बता दें। कोरोना पॉजिटिव मामले जो हैं अब तक के, वो 3,23,000 को पार कर गए हैं। आपको बता दें कि अभी तक 65,40,000 से ज्यादा की सैंपलिंग हो चुकी है। 2661 एक्टिव केस इस वक्त हैं। 151 लोग पिछले 24 घंटे में रिकवर हुए हैं, जबकि 241 मामले पिछले 24 घंटे में आए हैं। तो अब तक के मौत के आंकड़े अगर देख लें तो वो भी 2791 हो गए। 2,791 लोगों की अब तक प्रदेश में मौत हो चुकी है। 24 घंटे में एक व्यक्ति की कोरोना की वजह से मौत हुई है। तो ये पिछले 24 घंटे के आंकड़े हैं। 241 मामले सामने आए हैं, एक की मौत हुई है और 151 लोग रिकवर हुए। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद बात उपचुनाव